वेलकम दोस्तों, हाजिर हुए एक नए व्लॉग के साथ। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की फिल्म भेड़िया और पाकिस्तानी फिल्म जर्रार पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या मुश्तरक है और इसी थंबनेल पे द लेजेंड ऑफ मौला जट क्यों है। इन सब बातों पे बात होगी। हमारी बातें हटके ही होती हैं। हट के बात करने के लिए इंसान को जोकर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिल्ला चिल्ला के बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे मैंने एक बात नोट की है कि ज़्यादातर लोग जिनके पास कंटेंट हल्का होता है वो अपनी हरकतों के ज़रिए अपने कंटेंट को भारी बनाने की कोशिश करते हैं। कोई चिल्ला के बोल रहा होता है, कोई जोकरों वाली हरकतें कर रहा होता है। लेकिन मैं आप लोगों को जो भी बात बताऊंगा इंतहाई नॉर्मल अंदाज में बताऊंगा। ये मेरी आदत है। लेकिन मैं जो बातें आम से अंदाज में करूंगा उसमें आपको बहुत कुछ ख़ास सुनने को मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप लोग मेरी वीडियो देखते रहे हैं। बहुत सारी वीडियो आपने पसंद की, कुछ वीडियो आपने पसंद नहीं की। चॉइस है आपकी, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं याद करा दूंगा, मुझे आजकल याद रहता है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटी भी दबा देना ताकि पता चले कि मेरी अगली वीडियो कब आ रही है। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। भेड़िया और जर्रार और मौला जट। पहले भेड़िया पे बात कर लें। 2022 बॉलीवुड के लिए कोई अच्छा साल नहीं जा रहा है। जब एक तरफ साउथ की फिल्में बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रही हैं, उसी वक्त बॉलीवुड की अपनी मूवीज जो हैं वो बिजनेस करने में नाकाम रही हैं। ब्रह्मास्त्र हमारे सामने है, दिवाली रिलीज, राम सेतु और थैंक गॉड कहाँ आई और कहाँ गई, चली गई। लेकिन उसी दरमियान में ऊंचाई की कामयाबी ने यह साबित किया है कि असली चीज कंटेंट होता है। भेड़िया मूवी कैसी है? क्या ये एक नई फिल्म है? हाँ जी, नई फिल्म है, आज ही रिलीज हुई है तो बिल्कुल नई फिल्म है। क्या इसमें कुछ नयापन है? कुछ इसमें नयापन है, बहुत कुछ इसमें पुराना है। लेकिन असल चीज ये नहीं होती कि फिल्म में जो बात कही गई है वो कितनी नई है या वो कितनी पुरानी है। असल चीज ये होती है कि उस बात को कितने अच्छे अंदाज में कहा गया है। जब भेड़िया के ट्रेलर के बाद से अब तक जो बात है वो सबको पता चल गई है कि ये एक इंसान के भेड़िया और भेड़िया के इंसान बनने पे मबनी फिल्म है, इच्छाधारी भेड़िया। इंडियन बॉलीवुड को फॉलो करने वाले लोग इच्छाधारी नागन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। नागन जो कभी श्रीदेवी बन जाती है, नागन जो कभी रीना राय बन जाती है, और इस बार इस फिल्म में इच्छाधारी भेड़िया है। वरुण धवन भेड़िए से इंसान और इंसान से भेड़िया बनता है। क्या ये कुछ नया है? नहीं जी। इससे पहले महेश भट्ट साहब जानवर फिल्म में राहुल राय को मिनिमल से इंस्पायर होके भेड़िया बना चुके हैं। तो भेड़िया बनाने का कॉन्सेप्ट इंडियन फिल्म में बिल्कुल भी नया नहीं है। इसको पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म कहा जा रहा है। ये पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये 3D में पहली हॉरर कॉमेडी मूवी है। 3D में बनी है, खर्चा हुआ है, बहुत शानदार मूवी है। हिमाचल प्रदेश के जंगलात आजकल इंडिया में बहुत इन हैं। मेरे ख्याल में कमांडो फिल्म में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के जंगलात को बहुत ज़्यादा दिखाया गया था। उसके बाद अनदेखी सीरीज, एक सोनी लिव की अनदेखी सीरीज में प्रदेश के जंगलात को दिखाया गया। और अभी एक रवीना टंडन की वेब सीरीज आई थी, उसमें भी पूरी की पूरी फिल्म जो है हिमाचल प्रदेश के जंगलात में थी। तो ये भी हिमाचल प्रदेश के जंगलात में ही है, लेकिन एक बहुत अच्छी सिनेटिक व्यू है और 3D में होने की वजह से उसका मंजरनामा और खूबसूरत हो जाता है। ये फिल्म सिनेमेटिक फोटोग्राफी के लिहाज से बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरती से फिल्म बनाई गई है। अब आते हैं इसकी कहानी। इसकी कहानी जो है वो आप लोगों को ट्रेलर से अंदाज़ा है कि इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक आदमी जिसको भेड़िया काट लेता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें भेड़िए वाली खुसूसियात आ जाती हैं। भेड़िया क्यों काट लेता है? इसको ही क्यों काटता है? किसी और को क्यों नहीं काटता? ये वो सवालात हैं जो पहले हाफ में आपके दिमाग में पैदा होते रहेंगे। इन सवालों को संभाल के रखिएगा। ऐसे जितने भी सवालात आए, जितने आपके जहन में सवालात उभरेंगे, एंड में आपको इस फिल्म को देखने में उतना ही मजा आएगा, क्योंकि डायरेक्टर ने इंतहाई खूबसूरती से फिल्म के पहले हाफ में आपके जहन में सवालात छोड़े हैं और आखिर में उन जवाबात को एक्सप्लेन किया है। आपको हर सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, ये इस फिल्म की गारंटी है। इस फिल्म के फीचर्स जो खास बातें हैं, वरुण धवन वन ऑफ द बेस्ट एक्टर। अभी हाल ही में मैंने
उसकी बेस्ट मूवीज के ऊपर एक रिव्यू बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। वरुण धवन ने अपनी तरफ से बहुत शानदार अदाकारी की है, खास तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन के जो सीन हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। ऐसा नहीं है कि ये सीन पहली बार हैं, लेकिन ये सीन बहुत अच्छे तरीके से हैं। VFX भी उस वक्त मज़ा देते हैं जब VFX नज़र ना आए, बल्कि आप उसको ओरिजिनल समझ के देखें। इस फिल्म के VFX इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं, बहुत कंट्रोल्ड VFX हैं, आपको कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी VFX नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो VFX हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। वो इस फिल्म की का एडिड एडवांटेज है। एक्टिंग के लिहाज से वरुण धवन जाहिर है लीड है, और उसने साबित किया है कि वो क्यों लीड में है, हीरो है इस फिल्म का, पूरी फिल्म उसके कंधे पर है। साथ में अभिषेक बैनर्जी और दीपक दोबियाल हैं। इन्होंने इस फिल्म में जो काम किया है वो हीरो के दोस्त के साथ साथ आपको हंसाने का किया है। इस फिल्म में जो कॉमेडी है वो सोशल मीडिया की किडनी के बदले मोबाइल तो नहीं मांगा था टाइप की नहीं है, बल्कि सिचुएशनल कॉमेडी है। आपको फिल्म देखते हुए उस सीन को देख के मजा आएगा। अगर आप डायरेक्ट उस सीन को देखें तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं, लेकिन जो लोग इस फिल्म को कैरी कर रहे होंगे, जो लोग इस फिल्म को देख रहे होंगे, उनको समझ में आ रहेगा होगा। और मुझे ये कॉमेडी का स्टाइल बहुत पसंद है। इस फिल्म में अगर किसी ने अपनी छाप छोड़ी है तो वो अभिषेक बैनर्जी है। इसको मैंने पाताल लोक और मिर्ज़ापुर में देखा था। ये एक बहुत शानदार एक्टर था, छुपा हुआ था। वेब सीरीज ने जिस तरह से IPL और PSL ने बहुत सारे क्रिकेटर दिए हैं, इसी तरह से वेब सीरीज ने बहुत सारे सपोर्ट एक्टर दिए हैं। अभिषेक बैनर्जी उनमें से ही एक है। क्या शानदार एक्टर है ये। फिल्म में अगर कोई मैन ऑफ द मैच है तो वो अभिषेक बैनर्जी है, जिसने एक अपनी शानदार अदाकारी के जरिए आपको जरूर इंस्पायर करेगा। दीपक दुबियाल हमेशा से हमारे सामने है। तनु वेड मनु में हमें उनकी एक्टिंग याद है। इसने इस फिल्म में अगेन बहुत ज़बरदस्त अदाकारी का मुजाहरा किया है। जबकि इनका जो हिमाचल में जो दोस्त है ना, जो चाइनीज़ शक्ल वाला लड़का, अदाकारी उसने भी बहुत अच्छी की है। ओवरऑल तमाम मर्द अदाकारों ने बहुत शानदार अदाकारी की है। इस फिल्म में एक अदद हीरोइन भी है। जी हाँ, कीर्ति सेनन बहुत खूबसूरत गेटअप, बहुत खूबसूरत लुक के साथ, विदाउट एक्टिंग। कीर्ति सेनन का इस फिल्म में रोल उतना ही है जितना गाड़ी के पीछे एक टॉय रखा हुआ होता है ना, जो हिलता रहता है। वो ना गाड़ी को चला रहा होता है, ना गाड़ी को कूल कर रहा होता है, ना हॉट कर रहा होता है, बस वो हिल रहा होता है, आपका को दिल लगा रहता है। तो अमूमन कीर्ति सेनन को वैसे भी एक्टिंग वाली हीरोइन में नहीं रैंक किया जाता। फीमेल एक्ट्रेस में तो इस वक्त आपके पास तपसी पन्नू, भूमि और नुसरत हैं, उनसे अदाकारी कराई जाती है। जबकि जब अदाकारी की जरूरत ना हो, सिर्फ फिल्म में खूबसूरती बढ़ानी हो, तो कीर्ति सेनन हाजिर हैं। तो कीर्ति सेनन का इसमें इतना ही रोल है, लेकिन ये फिल्म आपको बांध के रखेगी। आप इसमें लगे रहेंगे, क्यूरियोसिटी रहेगी, आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाएगी। यही इस फिल्म की खूबसूरती है। ट्विस्ट हैं इसमें, बहुत शानदार सीन है। लेकिन इस फिल्म को कहीं से भी हॉरर नहीं कहा जा सकता। ये एक थ्रिलिंग मूवी तो है, लेकिन हॉरर नहीं है। डराने में तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, हंसाने में ये अच्छी तरह से कामयाब रही है। थ्रिल है, और ख़ास तौर पर इस फिल्म का एंड आपको अचानक सरप्राइज कर देगा। दृश्यम 2 के बाद इस फिल्म के एंड ने अगेन एक दफ़ा क्लाइमैक्स की अहमियत को बढ़ा दिया है। क्लाइमैक्स होता है। अगर क्लाइमैक्स अच्छा हो तो लोग पूरी फिल्म में जहाँ जहाँ बोर हुए होते हैं वो सब भूल जाते हैं। अगर तालियां और सीटियां बजें क्लाइमैक्स में तो पैसा वसूल हो जाता है। इस लिहाज से ये फिल्म आपका पैसा वसूल कर देगी। आज की दूसरी फिल्म है जर्रार, शान। अब आजकल उनको शान शाहिद कहा जाने लगा है, हम तो उसको शान कहते हैं। मैं तो शान का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि इस फिल्म पे बात करते हुए अपना फ़ैन पना छोड़ दूँ और आपको हकीकत बताऊँ। ये फिल्म पाकिस्तान में जब रिलीज़ हुई है तो किसी न किसी तरीके से द लेजेंड ऑफ मौला जट से कंपेयर होना शुरू हो चुका है। लेजेंड ऑफ मौला जट और जर्रार को किसी भी तरीके से मैच नहीं किया जा सकता। दोनों के प्रीमिसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट एक एपिक रूरल बेस्ड मूवी थी, उसमें घोड़े थे, तलवारें थीं, जबकि जर्रार एक इंतहाई स्टाइलिश स्लीक अर्बन स्टाइल मूवी है। बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग है, बहुत प्यारे प्यारे बालों की कटिंग है, सब कुछ बहुत शानदार है। इसलिए ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट फिल्में हैं। हाँ, इन दोनों में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो ये है कि इन दोनों को इंतहाई खूबसूरती से एग्जीक्यूट किया गया है। अगर द लेजेंड ऑफ मौला जट को शानदार तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है तो फिर जर्रार को भी उसी तरीके से शूट किया गया है। जर्रार के बारे में बात करते हुए मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर
शान साहब की बात करूंगा। ये शान की पहली फिल्म नहीं है जो एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। मुझे याद है एक प्रोग्राम में शान से कहा गया कि आप लाचा कुर्ता पहन के गंडा से लेके फिल्में जो करते हैं, आपको अच्छा क्यों, आप जैसा शानदार अदाकार इस तरह की फिल्में क्यों करता है। तो शान ने जवाब दिया कि हमें पैसे इतने कम मिलते हैं कि हम पूरे साल में 25 फिल्में करके भी इतना पैसा नहीं कमाते जितना इंडियन एक्टर एक फिल्म में कमा लेते हैं। तो इसलिए मुझे वो फिल्में करनी पड़ती हैं, जबकि मैं खुद को किस तरह से देखना चाहता हूं या खुद को किस तरह से स्क्रीन पे लाना चाहता हूं, उसके लिए मैं अपनी फिल्में बना लेता हूं। शान की अपनी फिल्में गन्स एंड रोजेस, मुझे चांद चाहिए और मूसा खान, जिसमें शान जो जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर था। मैं शान की डायरेक्शन की क्वालिटी से हमेशा से बहुत मुतासिर हूँ। गन्स एंड रोजेस की प्रोड्यूसर कोई खातून थी, लेकिन वो फिल्म बहुत स्टाइलिश थी, लेकिन मुझे शायद पसंद नहीं आई थी। लेकिन मुझे चांद चाहिए और मूसा खान मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है। मूसा खान वही जिसमें शान ने गोली रोक ली थी, लेकिन उस एक सीन को हटा के आप पूरी फिल्म अगर जब देखेंगे तो आपको उस सीन में भी मजा आएगा। फिल्म को जज कभी किसी एक सीन से नहीं करना चाहिए जब तक आपने पूरी फिल्म नहीं देखी। जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलता है कि उस सीन का असल मकसद क्या था। जिस तरह से मजाजन में जब शान ने घुंघरू पहन के डांस किया था, उस सीन को आप कॉमिक के तौर पे लेते हैं, लेकिन अगर आपने वो पूरी मूवी देखी हो तो वो उस फिल्म का सबसे शानदार सीन था। लेकिन बाद में लोगों ने उसको मजाक बना दिया कि वो जी शान साहब जो हैं घुंघरू पहन के। आप फिल्म देखें तो आपको पता चलेगा कि उसने घुंघरू क्यों पहने थे और क्या वजह थी, वो क्यों डांस कर रहा था घुंघरू पहन के। तो खैर, अब हम आते हैं अपनी असल फिल्म जर्रार की तरफ। जर्रार पाकिस्तान में बिल्कुल नया मौजू है। नहीं, ये मैं इसको नया मौजू नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी फिल्मों को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्होंने बोल या खुदा के लिए के बाद से पाकिस्तानी फिल्में देखना शुरू की हों। पाकिस्तान में इस तरह की स्पाई एजेंट फिल्म घर कब आओगे के अलावा एक फिल्म शान और मोहम्मद राना की कमांडो थी, वो भी बहुत शानदार थी, जिसमें लोग मिशन पे गए थे। लेकिन घर कब आओगे और कमांडो दोनों मूवीज में जो मिशन था वो पाकिस्तान से बाहर था। जर्रार पाकिस्तानी टॉपिक के लिहाज से इस लिहाज से नया है कि इसमें शान ने एक सीक्रेट एजेंट यानी आईएसआई के एजेंट का किरदार अदा किया है। ये हमारे अनसंग हीरो हैं। जर्रार असल में अनसंग हीरो की है। हमें ये तो पता होता है कि पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को दादो तहसीन मिलती है। हमें किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करने वाले स्टाफ को दादो तहसीन करने का भी मौका मिलता है, लेकिन हम उन लोगों को खराज तहसीन पेश करने से कासिर रहते हैं जो किसी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई को होने से पहले रोक लें, जो साजिश को होने से पहले रोक लें। इस फिल्म में इसी तरह के एक अनसंग हीरो की कहानी है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली एक बहुत बड़ी साजिश, बैनुल अक़वामी साजिश को रोका है। इस फिल्म को देखते हुए आपको एक नया मजा आएगा, आपको जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा होगी, आपको जमीन से मोहब्बत महसूस होगी, आपको उन अनसंग हीरोज से मोहब्बत पैदा होगी जो कहीं ना कहीं हर वक्त हमारी हिफाजतों के लिए दुश्मन से बरसरपैकार हैं। इस फिल्म में इसी किस्म की कहानी बुनी गई है। इस फिल्म में जो इस एक्शन है वो बहुत लाजवाब है। मैं हमेशा से ऐसे एक्शंस का बहुत फैन रहा हूं जो कंट्रोल्ड हो, जो ह्यूमन लगे। इस फिल्म में इसी तरह का एक्शन है, कहीं पे भी सुपर ह्यूमन एक्शन नहीं है, बहुत स्लीक एक्शन है, बहुत स्टाइलिश है। फिल्म को अगर एक लफ्ज में डिफाइन किया जाए तो ये स्टाइलिश है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। में जब आप रोमांटिक सीन देखेंगे, सॉन्ग देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन वाली वार मूवी याद आएगी। बहरहाल हम इतनी फिल्में देखते हैं, हमें हर फिल्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज तो मिल जाती हैं, लेकिन इस फिल्म में आपको शान की वार भी याद आएगी। हो सकता है आपको अक्षय कुमार की एक आध फिल्म वो याद आए जो स्लीपर सेल के ऊपर थी। तो ओवरऑल आपको थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं फ्लेवर आएगा कि ये कुछ चीज़ें ली गई हैं, लेकिन कहानियाँ, मैं अगेन ये कहूँ कि हर चीज़ बिल्कुल नई नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंस्पायरेशन आ जाती है, लेकिन ओवरऑल ये एक कंप्लीट मुकम्मल फ्रेश न्यू पैकेज है। इसमें सब्जेक्ट है, इसमें इमोशंस हैं, इसमें एक्शंस हैं और इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। एक फिल्म में जो इंटरटेनमेंट वैल्यू होनी चाहिए, शान से बेहतर कौन जानेगा। बहरहाल वो किसी न किसी तरह से गुज़िश्ता 30 सालों से हमारे पाकिस्तानी फिल्मी सनत पे रूल कर रहा है और अब वो खुद अपने आप को लेकर आया है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसी फिल्म होगी। इस फिल्म का एक नेगेटिव पॉइंट है, वो ये कि इसमें इंग्लिश बहुत है।
शायद ये इनकी ज़रूरत हो या इनके दिमाग में हो, क्योंकि जब मौला जट पंजाबी में बनाई गई थी तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि पंजाबी में क्यों बनाई गई, लेकिन उसका पंजाबी में होना ही उसका प्लस पॉइंट बन गया। तो हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश इसका प्लस पॉइंट बन जाए। नैयर एजाज और शफकत चीमा की अदाकारी को दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। वैसे आपको नफरत महसूस होगी, लेकिन मैं फिर अपनी पुरानी बात याद करा दूं कि विलन वही शानदार है जिस फिल्म देखते हुए जिससे आपको नफरत महसूस हो। शफकत चीमा और नैयर एजाज को आपने हिकारत की निगाह से देखना है। रोल इंतहाई घटिया है, लेकिन उनकी अदाकारी बहुत बढ़िया है। इस फिल्म में अगर कोई चीज़ मिसफिट है तो वो शायद नदीम साहब हैं। नदीम साहब इस फिल्म के इस रोल को नहीं कर सके। उनसे ज़्यादा सॉलिड और बोल्ड तो वो जेम्स बॉन्ड वाली जो आंटी है ना, जो जेम्स बॉन्ड को मिशन देती हैं, वो ज़्यादा सॉलिड लगती हैं। तो सॉरी नदीम साहब, आप बड़ा नाम है, लेकिन नदीम साहब उस तरह से इंस्पायर करने में नाकाम रहे। लेकिन इन छोटी मोटी चीज़ों के अलावा ये फिल्म एक शानदार फिल्म है और ये फिल्म बिजनेस भी बहुत अच्छा करेगी। अब आते हैं क्यों मैंने मौला जट का कहा था। दोस्तों, मौला जट की जो कामयाबी थी उसमें मौला जट को कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिली थी। मौला जट जब रिलीज हुई तो पाकिस्तान में तो कोई फिल्म उस वक्त थी नहीं। मौला जट अकेले पाकिस्तान में दंदना रही थी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में मौला जट के सामने जो इंडियन फिल्में आई, मौला जट जिस दिन रिलीज हुई थी उस दिन शायद इंडिया में फिल्म आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी रिलीज हुई थी। डॉक्टर जी टाइप की फिल्मों को तो मैं रिव्यू के काबिल भी नहीं समझता, देखना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आयुष्मान खुराना की फिल्में जो हैं वो आज से कोई 30-40 साल पहले वो जो बी क्लास की फिल्में आती थी, उन्हीं बी क्लास फिल्मों को अच्छे कपड़े और अच्छी इंग्लिश बोल के जो है ना जस्टिफाई किया जाता है। लेकिन बहरहाल ये किसी भी तरीके से ए कैटेगरी की फिल्में नहीं होती, बी कैटेगरी की मूवीज होती हैं, फैमिली के साथ देखने वाली नहीं होती, इसलिए मैं उनको जिक्र नहीं करता। लेकिन डॉक्टर जी जैसी छोटी फिल्म के साथ मौला जट रिलीज हुई और बिजनेस करती रही, जबकि दिवाली की 2 फिल्में राम सेतु और थैंक गॉड दोनों उसको चैलेंज ना कर सकी और उसके सामने इंटरनेशनल मार्केट में उनका धड़न तख्ता हो गया। उसके बाद कोई फिल्म नहीं थी और मौला जट अकेले रन करती रही। लेकिन जब जर्रार आई है तो उसके साथ सीन ये हुआ है कि खुद पाकिस्तान में ही आज एक और फिल्म टिच बटन भी रिलीज हुई है। बेशक टिच बटन जर्रार और मौला जट के प्रेमिसेस की नहीं है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म है। लेकिन आज सिनेमा जाने वालों के पास 2 ऑप्शन है, वो जर्रार देखें या टिच बटन देखें, और तीसरा ऑप्शन तो 13 अक्टूबर से जारी है मौला जट। तो लोगों के पास आज पाकिस्तान में बहुत चॉइस है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जहां जहां जर्रार रिलीज होगी वहां वहां उसके सामने भेड़िया खड़ी होगी। यानी पाकिस्तान में जर्रार के सामने मौला जट और टिच बटन मौजूद है। टिच बटन जो आज बिल्कुल एक नई फिल्म है, आज ही रिलीज हुई है, जबकि मौला जट गुज़िश्ता 1.5 महीने से रिकॉर्ड तोड़ने के सारे काम मुकम्मल कर चुकी है और अब रिकॉर्ड बनाने में मसरूफ है। 200 करोड़ का हिस्सा पार कर चुकी है। एक आध दिन में मैं आपसे मौला जट पे दोबारा डिस्कस करूंगा तफसील से। अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो सरकार के साथ सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में टिच बटन, मौला जट और इंटरनेशनल मार्केट में मौला जट और भेड़िया, यानी वो ऑडियंस जो जर्रार देखने जाएगी उनके पास जब वो थिएटर में पहुंचेंगे तो उनके पास ये मूवीज भी चॉइस में होंगी। और इतने टफ मुकाबले में बिजनेस में पहुंचना जो मौला जट ने कायम किया था, बहुत मुश्किल टास्क लग रही है। लेकिन ये फिल्म की एक खामी अगर इंग्लिश लोगों ने एब्जॉर्ब कर ली तो ये मौला जट के रिकॉर्ड नहीं भी तोड़ेगी तो भी ये कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल होगी। 100 करोड़ प्लस वाली फिल्म तो ये बहुत आसानी से है। लेकिन अगर इस फिल्म के बिजनेस को कोई भी चीज डैमेज कर रही है तो वो है इसका कंपटीशन बहुत है। और अब शान का टाइम आया है कि वो साबित करे, वो अपने सामने जो बॉलीवुड और पाकिस्तानी मूवीज हैं उनके दरमियान में किस तरह से अपनी फिल्म को लेके बाहर निकलता है। ये फिल्म अभी तक मीडिया हाइप नहीं है, ये फिल्म अभी तक पब्लिक हाइप नहीं है, लेकिन अब उसके जो लोग इसको देख के निकलेंगे इसके बाद इसकी हाइप बनना शुरू होगी। मंडे के तक पता चलेगा। अभी से ही ये सुनने में आ रहा है कि जिन सिनेमाओं ने इसको कम शो दिए थे आज कल और परसों के लिए उन्होंने शो बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पहला फीडबैक तो ये आ चुका है। बाकी ये फिल्म क्या कमाल करती है इसके लिए अगले हफ्ते देखा जाएगा कि ये फिल्म क्या कहाँ जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल में ये फिल्म 80 और 100 करोड़ का बिजनेस तो कर जाएगी। अगर कर गई तो मैं आपको फिर व्लॉग आगे करके बताऊंगा। अब के लिए इजाज़त, माजरत आज का व्लॉग अगर थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन मुझे अपने इस व्लॉग में का मेरा जो पॉइंट था वो यही था कि जर्रार बिजनेस कहाँ करेगी। टिच बटन पे कल बात करेंगे, लेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।